गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट इज वीडियो नंबर 11 ऑफ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 और आज हम दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, एक पोटेंशियल एनर्जी पे और एक कमर्शियल और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी पर। प्रीवियस वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज हम पोटेंशियल एनर्जी और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पर न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूमेरिकल ये रहा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट of mass 15 kg situated at a height of 12 meter above the ground। मैंने आपको बताया भी था जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 है कि पहले आप वो गिवन क्वांटिटी लिखो जो आपको गिवन है। तो मैं अगर देखूं यहाँ पर मुझे मास गिवन है जो कितना है 15 kg, और सेकंड जो मुझे गिवन है वो हाइट गिवन है वो कितनी है 12 मीटर। तो मैंने जो गिवन क्वांटिटी थी वो यहाँ पर लिख ली। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो मुझे फाइंड आउट करना है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो जो मुझे फाइंड आउट करना है वो करना है फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया पीई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब थर्ड स्टेप होता है कि जो हमें क्वांटिटी गिवन है हमें उनकी यूनिट चेक करनी चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले। ये बात याद रखना, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, कभी भी वो यूनिट चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करेंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। यूनिट चेक करनी जरूरी है। यूनिट एसआई सिस्टम में होनी चाहिए, किसी और सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। तो हम यूनिट चेक करें तो मास की यूनिट यहाँ पर किलोग्राम लिखी है और एसआई सिस्टम भी कहते हैं कि मास हमेशा किलोग्राम में लेना है, यानी कि हमें जो ये यूनिट गिवन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें जो हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ, ये सब की जो एसआई यूनिट है वो मीटर मानी जाती है, ना ही किलोमीटर लेनी होती है, ना सेंटीमीटर लेनी होती है, ठीक है, ना ही कोई और यूनिट लेनी होती है, आपको सिर्फ मीटर लेनी होती है और मीटर ही हमें गिवन है, तो यानी ये भी करेक्ट है। तो थर्ड स्टेप भी क्लियर हुआ। फोर्थ स्टेप हम आते हैं कि हमें जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है, हमें उसका कोई फॉर्मूला देखना पड़ेगा ताकि हमें रिलेशन ढूंढना है गिवन क्वांटिटीज में और जो हमें फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, याद करो मैंने आपको बताया भी था, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है m × g × h, mgh, ठीक है। यहाँ m है मास और h है हाइट, कितनी हाइट पर अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जी यहाँ मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूं, जी मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये एग्जैक्टली आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में कंप्लीट होगा, बट फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखो, एक्सेलरेशन वर्ड आप मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हो। एक्सेलरेशन होता है स्पीड का चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज होना, कम होना, ज्यादा होना, ठीक है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। जैसे कार चलाते हो हम एक्सेलरेटर वर्ड बोलते हैं ना, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर पे पैर रख दो स्पीड बढ़ जाएगी, एक्सेलरेटर से पैर उठा लो स्पीड घट जाएगी, है ना, वही तो है एक्सेलरेशन। तो जब किसी नॉर्मल बॉडी पर हम फोर्स लगाकर या किसी और फोर्स की वजह से जब एक्सेलरेशन होता है तो हम उसको सिंपली ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन का नॉर्मली सिंबल क्या होता है, ए। बट आपको याद हो इस दुनिया के अंदर एक ग्रेविटेशन फोर्स होती है। ग्रेविटेशन मतलब ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट ईच एंड एवरी अदर बॉडी, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। सिमिलरली अर्थ भी हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। प्रूफ क्या है? प्रूफ है हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, थोड़ी देर बाद वो नीचे आना स्टार्ट कर देती है ना, क्यों? क्योंकि अर्थ ने उसको नीचे खींचना शुरू कर दिया। समझ में आ रही बात? तो देखो, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ वो बॉडी है, तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है किसी फोर्स से, ठीक है। तो वो नीचे आएगा, नीचे आकर वो यहाँ आ गया। अब अर्थ के बीच में और इस बॉडी के बीच में डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो अर्थ की फोर्स बढ़ गई ना, इंक्रीज हो गई ना, इंक्रीज हुई तो और ज्यादा आया, फिर ये यहाँ पहुंच गया। अब डिस्टेंस और घट गई, डिस्टेंस और घट गई तो अर्थ की फोर्स और बढ़ गई, और जब फोर्स बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? तो जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, फ्री फॉल करती है, तो उसमें एक एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज होती चली जाती है। तभी तो जब कोई पर्सन एक ज्यादा हाइट से ऊपर नीचे कूदता है तो नीचे गिरने के बाद उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो अर्थ के पास आता जा रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है उसकी जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से वो कम होती जा रही है, और अर्थ के सरफेस से अगर उसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है तो अर्थ की फोर्स बढ़ती जा रही है। अगर फोर्स बढ़ती जा रही है तो स्पीड बढ़ती जा रही है, और स्पीड का बढ़ना क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इसीलिए हम इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से है, इसलिए हमने इसका स्पेशल नाम रख दिया जी, है ना।
स्पेशली सिंबल हमने रख दिया जी। वैसे नॉर्मली सब एक्सेलरेशन को ए से लिखेंगे, बट इसको हम जी से लिखेंगे। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसकी यूनिट -2 है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मास गिवन है 15, जी की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। क्यों फिक्स होती है ये ग्रेविटेशन चैप्टर में पता लगेगा। इसने आपको गिवन दे दिया कि 9.8 ही लेनी है, आप चाहो तो इसको 10 भी ले सकते थे, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया 9.8 और हाइट है मेरे को 12। इज इट क्लियर? ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे और इसके पॉइंट के नाम का नीचे यहाँ पर 10 आएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, शायद आपको समझ में ना आए। तो ये आएगा 15 मल्टीप्लाई 98/10 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। नेक्स्ट 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12। तो ये आया मेरे पास 6 3 इंटू 98 इंटू 6। नेक्स्ट स्टेप पे आएगा ये 6 3 जा 18 इंटू 98। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ यहां पर क्या होगा। सो ये सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 1764। तो क्या ये आंसर सही है? नहीं, ये आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि फिजिक्स की हम जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें क्वांटिटी की यूनिट लिखनी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी है, और मैंने बताया भी था एनर्जी जो भी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, हमेशा यूनिट क्या रहेगी? जूल। तो आप जे लिखो या पूरा लिखो, वो आपकी चॉइस है, ये आंसर आ जाएगा। बट आप जूल नहीं लिखोगे तो मार्क्स डेफिनेटली काटा जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric iron of 1500 watt is used for 12 hours daily at a dry cleaning. Calculate the unit of energy consumed in one day. इलेक्ट्रिक आयरन होती है, प्रेस करने वाली जो मशीन होती है ना कपड़ों पर, उसकी आपको पावर गिवन है। नहीं कैसे पता लगा आपको? अगर यूनिट याद है ना, W फॉर वॉट, और वॉट यूनिट होती है पावर की। तो पावर आपको गिवन है 1500 और वो हर रोज 12 घंटे यूज होती है, 12 आवर डेली एट अ ड्राई क्लीनिंग। कोई फैक्ट्री है जहां पर कपड़ों पर प्रेस की जाती है, कपड़ों को सुखाया जाता है, तो वहां पर हर रोज 12 घंटे वो यूज होती है। कैलकुलेट द यूनिट, देखो यूनिट इन्वर्टेड कॉमास में बंद है क्योंकि यहाँ यूनिट का अपना एक स्पेशल मीनिंग है, ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे। एनर्जी निकालनी है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गिवन लिखते हैं क्या क्या है। तो गिवन है मेरे को पावर कितनी है? 1500 वॉट। नेक्स्ट उसने बताया टाइम आपको गिवन है कितना? 12 आवर्स। कितना है? 12 आवर्स। उसके बाद जो आपको एनर्जी निकालना है वो निकालनी है एनर्जी। एनर्जी को हम ई से लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो गिवन क्या क्या है मेरे को? पावर और टाइम, और मेरे को निकालना है क्या है? एनर्जी। थर्ड स्टेप क्या होता था? जो क्वांटिटी हमें गिवन है उनकी यूनिट चेक करते थे। तो पावर की ऐसा यूनिट वॉट ही होती है, जो हमारे पास करेक्ट है, यानी ये हमारे पास सही है। अब मैंने बताया था टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है, बट यहाँ तो आवर्स गिवन है, तो क्या आप इसे सेकंड में चेंज करोगे? बताइए। नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इस यूनिट का अपना एक मीनिंग है। यहाँ पर यूनिट का मीनिंग है यहाँ पर KWH, किलोवाट आवर। क्या है? किलोवाट आवर। समझ में आई बात? ये मैंने आपको बताया था कमर्शियल और प्रैक्टिकल यूनिट है। वैसे ऐसा यूनिट तो एनर्जी की जूल होती है, बट जूल यूनिट कब होती है? जब 1 वोल्ट का डिवाइस 1 सेकंड चले, तब वो जो एनर्जी कंज्यूम करता है वो 1 जूल होती है। ये बहुत छोटी यूनिट है, तो हमने बड़ी यूनिट बनाई किलोवाट आवर। वो कहता है कि जब 1 किलोवाट का डिवाइस 1 घंटे चलेगा, तब वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो क्या आएगी? वो कमर्शियल या प्रैक्टिकल यूनिट आएगी। और KWH की हमें यूनिट वैल्यू भी पता होती है, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। देखो समझ रहे हो, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब 1 के आगे 6 जीरो लगानी है। बहुत बड़ी यूनिट होगी ना ये, है ना। तो जूल छोटी यूनिट थी, KWH प्रैक्टिकल या कमर्शियल यूनिट है जो बहुत बड़ी है, बड़ी आसानी से हम मेजर कर सकते हैं। तो हमें KWH में आंसर देना है, हमें WH में आंसर नहीं देना है। देखो W और H में आंसर देना होता, सॉरी W और H में नहीं, W और सेकंड में अगर आंसर देना होता तो जूल में आंसर आता, बट अगर KWH में आंसर देंगे तो आंसर फिर KWH में ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ प्रॉब्लम है, वैसे वोट ऐसा यूनिट है बट मुझे किलोवाट के हिसाब से चलना है। तो वोट का अगर किलोवाट बनाना है तो देखो किलोवाट से वोट बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, बट अगर वोट का किलोवाट बनाना है तो 1000 से डिवाइड। तो मैंने इसको कर दिया 1000 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया? किलोवाट। समझ में आएगा? अब टाइम की अगर बात करें तो टाइम मुझे आर में ही लेना है और टाइम आर में ही है, तो ये सही है। बात समझ में आ गई? तो मेरे पास टाइम हो गया, पावर हो गया।
अब आप फार्मूला देखिए क्या होता है। तो पावर का फॉर्मूला होता था एनर्जी अपॉन टाइम, याद आया कुछ? पावर का फॉर्मूला होता था एनर्जी अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो एनर्जी इंटू 1 एनर्जी, पावर इंटू टाइम पावर, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। पावर की वैल्यू कितनी है 1500 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई ये क्या बन गया किलोवाट kW, और h लग गया इसकी वजह से। इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ये 2 0 कैंसिल होगी, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, तो ये आया एनर्जी इज इक्वल टू 6 3 जा 18। अब 18 के पीछे क्या लिखोगे आप? 18 के पीछे kWh लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है। आप E के पीछे 18 यूनिट लिखोगे तो भी आंसर सही है। जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको देने आते हैं, है ना, या आपने कभी ऑब्जर्व किया जो मीटर को देखने आता है वो बोलते हैं कितने यूनिट पास हो गए, कितने यूनिट निकल गए, कितना यूनिट कंज्यूम, यूनिट बोलता है ना वो। यूनिट बोलने का मतलब है kWh। हमने आसान कर लिया है, देखो बार बार बोलेंगे kWh 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 और नॉर्मल पर्सन इस बात को समझ नहीं पाएगा। हमने सिंपल बोल दिया यूनिट, कितने यूनिट कंज्यूम किए, 1 यूनिट कंज्यूम किया तो मतलब कितना 1 kWh, 1 kWh मतलब 3.6 into 10⁶ जूल, है ना। अब आप कहते हैं सर अगर हमसे जूल में पूछ लेते आंसर तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते, ये जो एनर्जी की वैल्यू 18 आई है ना, अब 1 kWh में होते हैं 3.6 into 10⁶ जूल, तो 18 kWh में कितना होगा 18 into 3.6 into 10⁶, आप इसको लिख दो पीछे जूल, तो ये भी आपका आंसर सही है। समझ में बात? तो जूल में आपको आंसर लिखना है तो ऐसे, और kWh में या यूनिट में आंसर लिखना है तो ऐसे। तो इस न्यूमेरिकल को करवाने का एक सबसे बड़ा पर्पस था कि यूनिट मतलब kWh। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।